नमस्कार दोस्तों, एम फाइनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वर्णमाला को समझने वाले हैं और उससे बनने वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी समझेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले वर्णमाला समझने से पहले हम समझ लेते हैं वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है, उसे वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला क्या होती है? जो वर्णमाला होती है, वर्णमाला में जो हिंदी की वर्णमाला है हम उस समय विभाजित करते हैं। एक भाग होता है इसका स्वर और दूसरा भाग होता है इसका व्यंजन। स्वर और व्यंजन में हम विभाजित करते हैं। अब स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, सबसे पहले बड़ी समझ लेते हैं। जो ध्वनि बड़ क्या जो हम बोल रहे हैं उसको अगर हम जैसे मान ली मैंने बोला का, तो मैंने जब बोला तो एक ध्वनि है। अगर मैं इसी का को किसी अक्षर किसी संकेत के माध्यम से लिख दूं तो क्या कहलाएगा? ये वर्ड कहलाएगा। ये वर्ड है जो मैं का बोल रहा हूं, ये ध्वनि है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ड क्या होता है? ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। वर्ड कहलाता है। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है फिर? तो ध्वनि जो होती है, जो वर्ड है, ये का जो मौखिक रूप है, तो अर्थात वर्ड का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है। तो ये आपने समझा कि वर्ड क्या होता है और ध्वनि क्या होती है। अब ध्वनि किस तरह से? ध्वनि दो प्रकार की होती है। एक ध्वनि वो होती है जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, जिसे बोलने के लिए किसी अन्य शब्द या वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे आ को बोलने के लिए किसी दूसरे शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे का। अब का ये क्या है? व्यंजन है। अब इसे बोलने के लिए अगर इसमें हलंत लगा है तो ये का वर्ड है। तो का वर्ड को अगर बोलेंगे तो इसको आवाज नहीं निकल सकती जब तक कि इसमें स्वर समाहित ना हो, क्योंकि इसे बोल ही नहीं सकते। क्योंकि कैसे भी आप बोलेंगे जैसे का, तो लास्ट में अंत में स्वर जरूर आएगा अगर हम बोलेंगे तो। अगर नहीं बोलेंगे तो ये क्या है? इसे बोल नहीं सकते। ऐसे बोलने के लिए सबसे पहले होती क्या है? स्वर की आवश्यकता होती है। अगर हम इसमें कोई भी स्वर मिला दें, जैसे आ मिला दें, तो क्या बनता है? का मिलता है। तो ये अब ये से बोल सकते हैं का, इसमें स्वर। तो अर्थात वे ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता से बोली जाती हैं, वे ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता से बोली जाती हैं, स्वर की सहायता से बोली जाती हैं, क्या कहलाती हैं? व्यंजन कहलाती हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर जो ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से बोली व लिखी जाती हैं, क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। अगर स्वर को किसी को लिखना हो तो इसके लिए किसी अन्य शब्द की आवश्यकता, किसी वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे आ, ई, उ आदि वगैरह, तो इनको लिखने के लिए किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब समझ लेते हैं स्वर को। तो स्वर को कितने भागों में विभाजित करते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर को विभिन्न तरह से हम विभाजित कर सकते हैं। एक तो स्वर होता है जैसे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व में क्या होता है? छोटा। ह्रस्व का उल्टा क्या होता है? दीर्घ। तो एक ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। एक दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व का उल्टा क्या होता है? दीर्घ। कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो ह्रस्व में छोटे होते हैं, कुछ दीर्घ होते हैं। अब ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? आ, ई और उ और री, ये हो गए ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर होते हैं, इन्हीं को हम मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को ही क्या कहते हैं? क्योंकि इन्हीं स्वरों के माध्यम से जो आगे आने वाले स्वर है वो इन्हीं की सहायता से बनते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे अब ये ह्रस्व स्वर है, इन्हीं ह्रस्व स्वर को मिला के क्या बनाएंगे? दीर्घ स्वर बनाएंगे। जैसे इसी आ को मैंने आ, इसे आ प्लस छोटा आ, इसे मिला के हमने क्या बना दिया? बड़ा बन गया। तो ये क्या हो गया? दीर्घ हो गया, तो ये बड़ा हा हो गया। इसी प्रकार ई से ई मिला के बनाएंगे, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया। अब ये तो क्या हो गए? ये दीर्घ स्वर हो गए। अब दीर्घ स्वर हो गए, इसके बाद में ए, आई, ओ और औ, ये क्या हो गए? ये दीर्घ स्वर हो गए। अब इसमें देखें आप, यहाँ पे संधि हो रही है। संधि हो रही, किसी दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो यहाँ पे दो वर्ण कौन कौन से? आ और आ मिले हैं, तो यहाँ पे संधि हुई, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? इन स्वरों को हम संधि स्वर भी क्या कहते हैं?
तो यहाँ पे हम संधि स्वर भी कह सकते हैं इन्हीं को। क्या कह सकते हैं? जिस तरह से इसे ह्रस्व स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे संधि हुई इसलिए संधि स्वर कहते हैं। अगर ये ह्रस्व है, ये ह्रस्व का मतलब वो छोटे, क्योंकि यहाँ पे एक ही आ है और यहाँ पे कितने आ है? 2 है। यहाँ पे कितने? एक ई है, यहाँ पे 2 ई है, यहाँ पे एक ऊ है, यहाँ पे 2 ऊ है, इस तरह से बने हैं। तो इसमें क्या होता है? ये दीर्घ जब डबल हो जाएगा, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है, तो यहाँ पे बड़े हैं, और ये कैसे? छोटे हैं। तो यहाँ पे ह्रस्व स्वर कह सकते हैं, यहाँ पे दीर्घ स्वर कह सकते हैं। अब लेकिन ये मूल है, इन्हीं से मिलके ये बने। मूल क्या होते हैं? जो मुख्य होते हैं उसमें, तो वह मूल कहलाते हैं। अब इसमें क्या होता है? ये मूल हो गए, तो ये मूल से मिलके क्या हुई? इनको संधि करके बनाया है, तो ये क्या कहलाते हैं? ये संधि स्वर कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे संधि से बनने वाले स्वर संधि स्वर कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? अगर मैं क्वेश्चन लिखूं, निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? कौन भिन्न है? जैसे यहाँ पे लिखा मैंने आ, ई, उ और ए, इनमें कौन भिन्न है? बताइए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी ह्रस्व स्वर में एक भी नहीं है, दीर्घ स्वर सभी दीर्घ स्वर है। अब लेकिन यहाँ सभी संधि स्वर है, तो इसमें अंतर क्या है? तो अंतर इसमें ये होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो 3 है, ये तीनों हैं, इसमें क्या अंतर है? क्योंकि यहाँ पर ये 3 है, ये क्या है? मूल स्वर है, तो इसमें हम क्या करते हैं? मूल संधि स्वर, है ना, मूल संधि स्वर कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? मूल संधि स्वर, मूल संधि स्वर या मूल दीर्घ स्वर, क्या कह सकते हैं? मूल दीर्घ स्वर। लेकिन जो ए है, जो आई है, वह मूल संधि स्वर नहीं है। इस तरह से आई क्या है? भिन्न है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये स्वरों से बनते हैं। अब स्वरों के स्वर कितने होते हैं? सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो हम लिखते हैं स्वरों को आ, ई, उ, जैसे ए, आई, ओ, औ, अंग, आह, ये स्वर है। आप स्वर पूछे जाते हैं आपसे कि स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी के स्वर कितने होते हैं? और हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? कि हिंदी में कुल स्वर, हिंदी के स्वर और हिंदी में स्वर। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे? अब आप कहेंगे कि आपको ऑप्शन में ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा कि जैसे जो ऑप्शन में एक ही तरह से दिए हों। जैसे अब कुल की बात आती है, कोई भी क्वेश्चन में कुल पूछा जाए, तो कुल में क्या होता है? जितने भी आपको दिखाई दें सबको आपको गिन लेना है। जैसे यहाँ पे अगर स्वर को गिना जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे कुल कितने हैं? 13 हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुल स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो मैंने कुल तो पता है कि हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। इनको समझ लीजिए। जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे अंग और आह, इनको पहले हटाते हैं। कैसे हटाते हैं? आपने स्वर की परिभाषा भी पढ़ी होगी या पता होगी आपको कि जो वर्ण स्वर की से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। चलो देख लेते हैं। अगर ये आ है, इसमें आपको अगर हम इतना बंद कर लें तो ये तो अंग है। अगर इतना बंद कर लें तो आपको आह दिखाई दे रहा है, मैंने इसको साफ कर दिया, तो ये आ है। अर्थात इसको बोलने के लिए मुझे यहाँ पे बिंदु लगाना पड़ा, ये तो एक्स्ट्रा है। तो अर्थात इसको बोलने के लिए मुझे आ की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखें तो क्या अतिशयोक्ति होगी? तभी तो है ये अंग बन गया। और आ को लिखने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं? अर्थात ये तो किसका प्रयोग कर रहे हैं? व्यंजन की भांति काम कर रहे हैं, क्योंकि व्यंजन को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, का प्लस आ बराबर का। अर्थात ये काम कर रहे हैं व्यंजन की तरह, तो क्या वो कहलाएंगे ये व्यंजन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे का लिखूं और यहाँ पे अगर मैं इस तरह से कर दूं, तब भी ये क्या करेंगे? आप क्या कर रहे हैं? अब ये स्वर की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पर स्वर की तरह काम कर रहे हैं और यहाँ पर ये व्यंजन की तरह काम कर रहे हैं। तो अर्थात जब ये व्यंजन की तरह काम करेंगे इस तरह पे, तो क्या कहलाएंगे? ये व्यंजन हो जाएंगे।
लेकिन अगर यहाँ पे हम का के साथ करेंगे तो ये स्वर कहलाएंगे। तो अर्थात इनका दोहरा रूप देख करके, तो हम अगर इनका जब दोहरा रूप है तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं अयोग। ये योग नहीं है स्वर की, क्योंकि ये जो स्वर की परिभाषा है इसे फुलफिल नहीं करते, तो ये क्या है, अयोग। अमान्य नहीं, योग में योग, अर्थात ये इसको स्वर बनने के योग नहीं, इसलिए हम हटा देते हैं इनको। अब कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हिंदी में तो इतने प्रयोग होते हैं, तो हिंदी में हम आराम से कर देंगे 11। हिंदी में कितने होते हैं, 11 होते हैं। लेकिन ऊपर वाला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है हिंदी के स्वर, लेकिन आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा री। ये री किसका स्वर है, री तो संस्कृत में प्रयोग होता है, अर्थात ये संस्कृत का होने के कारण इसे भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये संस्कृत का है। तो अगर हम इसे भी हटा दें तो हिंदी के जो स्वर है, हिंदी में मुख्य स्वर हिंदी के हैं वो हमारे पास मिल जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, जो हिंदी के मुख्य स्वर मिल जाते हैं, कौन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जो हिंदी के स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। देख लेते हैं व्यंजन के बारे में, ठीक है। व्यंजन कैसे बनते हैं, किस तरह कितने व्यंजन होते हैं, व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं, कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो समझ लेते हैं। व्यंजन के बारे में देखते हैं। तो व्यंजन की जो परिभाषा होती है क्या होती है कि वे शब्द जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। स्वर क्या होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। हम स्वर को समझ चुके हैं, अब व्यंजन देख लेते हैं। जैसे का है, अब का को हम बोलने के लिए इसमें लगा हुआ हलंत, तो ये का क्या इसमें व्यंजन है, केवल स्वर है, इसमें नहीं है। क्योंकि अगर इसमें हलंत लगा हुआ है तो इसमें स्वर नहीं है, क्योंकि अगर हम इसमें अगर हलंत है तो स्वर नहीं है। अगर हलंत को हटा दिया जाए तो इसमें क्या हो जाता है, स्वर सम्मिलित हो जाता है। अब इसमें कौन सा स्वर है, छोटा आ, इसमें आ स्वर लगा हुआ है, ठीक है। अगर इसमें हलंत लगा देते हैं तो स्वर जाता है हाट। अब इसे हम बोल नहीं सकते, क्योंकि व्यंजन को हम गैर स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते। अब हम समझ लेते हैं कि इनमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस तरह से हम इन्हें समझ सकते हैं और किस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम इनको देखते हैं कि इस तरह से आपको लिख लेना है। का ये कहलाता है का वर्ग, ये का आगे है तो यहाँ पे का है, तो इसलिए हम का वर्ग कहेंगे, का वर्ग। यहाँ पे चा है आगे तो हम कहेंगे चा वर्ग। यहाँ पे टा है तो टा वर्ग, और यहाँ पे ता है तो ता वर्ग, और यहाँ पे फा है पा है तो यहाँ पे हो जाएगा पा वर्ग। कितने वर्ग होते हैं वर्णमाला में, 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। इसे हम शॉर्ट में याद कहते हैं का चट तप। किस तरह से याद कर सकते हैं, का चट का चट तप, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। कैसे, कचट तप, कचट तप, कचट तप, है ना। 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब वर्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ये 5 होते हैं और यहाँ से लेकर भी यहाँ तक 5 होते हैं, तो ये एक वर्ग का रूप बनाते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इतने शब्दों, इतने जो वर्ड होते हैं, स्वर व्यंजन होते हैं, इनको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। किस वर्ग में आते हैं, इस तरह से हम याद करने के लिए इसे याद कर सकते हैं। जैसे हम कहेंगे था किस वर्ग में आता है, तो था आता है टा वर्ग में आता है। टा की बात करें तो टा किस वर्ग में आता है, टा वर्ग में आता है। या हम कहें झा किस वर्ग में आता है, चा वर्ग में आता है। ये आपको ये वर्ग आपको ये संधि जब पढ़ेंगे तब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि ये वर्ग बन गया, इसमें का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया और पा वर्ग हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे कितने हो गए, ये हो गए 25। 5 जैसे 5 5 10 5 15 5 20 और 5 25, तो यहाँ पे कितने हो जाते हैं, हम अगर यहाँ पे देखें तो कितने वर्ग हो जाते हैं, 25 में 25 वर्ग हो जाते हैं, ठीक है। अब वर्ग के बाद देखिए जाए, यहाँ पे ये जो या, रा, ला और वाह, ये आपको दिखाई दे रहे हैं 4। इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। हम ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहलाते हैं, ऊष्म। जब हम इनको बोलते हैं तो इसमें क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा। संघर्षण होता है, इसलिए संघर्षी भी बोलते हैं और ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं। तो क्या कहलाते हैं, ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है।
इनका नामकरण ये हो गया। अब समस्या ये बनती है कि सर इसमें तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। अब अल्पप्राण और महाप्राण की बात की जाए तो हम कैसे याद रखें। तो सबसे पहले इसमें हमको समझना होगा कि आपने ये चार्ट समझ लिया है। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 1 2 3 4 अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। और ऊष्म व्यंजन की बात की जाए तो ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं, 4। कुल मिला के कितने हो गए हैं, 25 4 29 29 4 33। कुल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। लेकिन ये तो कुल व्यंजन हुए नहीं। लेकिन वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, वर्णमाला में वर्ण होते हैं 52। अब हम 52 कैसे बनाए, यहाँ पे वर्णमाला में व्यंजन हमको मिल गए 33 मिल गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतने तो कुल हो गए 33, लेकिन वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने होते हैं उनको बनाते हैं। क्योंकि ये तो व्यंजन हो गए हमारे 33, व्यंजन कितने हैं, व्यंजन 33 है। व्यंजन की बात की जाए तो कितने हैं, 33 हैं। अगर यहाँ पे हम कुल लगा दें तो कुल की बात करें, टूटे फूटे भी देखने होंगे। अब टूटे फूटे कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे का और का प्लस में सा को मिला दें, का और सा को मिला देते हैं तो एक नया वर्ड बनता है। वो कौन सा होता है, छा। छा देखा, ता और रा को मिला दें तो क्या बनता है, त्रा। जा और यहां को मिला दें तो क्या बनता है, ज्ञा। ये हमारे 3 वर्ड हो गए। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्योंकि ये संयुक्त मतलब जुड़ के, दो शब्दों को जुड़ के, दो वर्णों को जुड़ के बने हैं, अर्थात ये संयुक्त कहलाते हैं। अब कौन कौन, एक और देखा होगा, सा प्लस रा, इस तरह सुना है, फ्री। कितने हो गए आप, यहाँ पे विचार कर देते हैं। अब कितने हो गए, 37 हो गए। इसके बाद में और देखा जाए तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक इनका दूसरा रूप होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, इनका एक दूसरा रूप आपने देखा होगा, ये इस तरह से लिखे हुए हैं, डा और ढा। अगर हम इनके नीचे एक बिंदु लगा दें, इसमें क्या होते हैं, इनके 2 गुण हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इन वर्णों को हम कहते हैं द्विगुण। क्योंकि एक तो ये गुण है इनका, एक ये वाला गुण है, तो अर्थात दोनों को मिला के इनके कितने गुण हो गए, तो द्विगुण। कितने द्विमान कितने होते हैं, 2 गुण। इसलिए हम इनको कहते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो ये है द्विगुण व्यंजन और ये हो गए संयुक्त व्यंजन। ये कितने हो गए, ये भी 2 मिला देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। अब टोटल मिलते हैं 25 और 2 27, 27 4 31, 31 और 8 कितना होता है, 39। तो कुल व्यंजन कितने होते हैं, 39। और कुल स्वर कितने होते हैं, कुल स्वर आप पढ़ चुके हैं, कुल स्वर कितने होते हैं, 13। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमारे कितने हो जाते हैं, कुल वर्ण कितने होते हैं वर्णमाला में, कुल वर्ण कितने होते हैं वर्णमाला में, तो कितने होते हैं, 52 होते हैं। इस तरह से आपके 52 वर्ण बनते हैं जाकर के, ठीक है। अब आपने देख लिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अल्प प्राण और महाप्राण, ये होते हैं वायु के साथ। जब हम कोई वर्ण को बोलते हैं तो हमारे मुख से कितनी वायु निकलती है, कम वायु निकलती है तो अल्प प्राण होता है, अधिक वायु निकलती है तो महाप्राण होता है। इनको हमको क्या करना, हमको ये नहीं समझना है, हमको देखना नहीं कितनी निकली, तोलना नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना, हमको तो क्वेश्चन याद करने हैं कि एग्जाम में जल्दी से जल्दी कैसे सही हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले होता है अल्प, है ना, सबसे पहले अल्प ही होगा क्योंकि जो छोटा होगा वो जल्दी आएगा। तो अगर हम यहाँ पे करें अल्प, अल्प प्राण, तो यहाँ पे हो जाएगा महाप्राण। अल्प के बाद महा, भाई कम फिर ज्यादा, कम फिर ज्यादा, कम फिर ज्यादा, तो अल्प प्राण मतलब कम, महाप्राण मतलब ज्यादा। तो यहाँ पे पहले अल्प आएगा, फिर महाप्राण आएगा, फिर अल्प आएगा, फिर महा आएगा, फिर अल्प आएगा। हो गया यार। अब ये कहाँ तक चलेंगे, यहाँ तक चलेंगे। ये स्पर्श व्यंजन के लिए पहले अल्प प्राण हो जाएगा, यहाँ पे अल्प प्राण ऐसे पूरा लिख लेते हैं, यहाँ पे महा लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अल्प लिख लेते हैं और यहाँ पे महा लिख देते हैं, यहाँ पे अल्प लिख लेते हैं। तो इस तरह से आपको जो स्पर्श व्यंजन है उसमें अल्प प्राण और महाप्राण निकालने को आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे शुरुआत कैसे हुई थी, अल्प प्राण से हुई थी, तो इसे भी अल्प प्राण कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पे भी अल्प प्राण से शुरुआत हुई थी तो यहाँ पे भी अल्प प्राण होगा, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा, ओके।
अब इसमें से आपको कोई समस्या नहीं आएगी अल्प प्राण और महाप्राण ढूंढने में। आपने ये 5 देखा, ऊपर से लिख लो अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर भी अल्प प्राण हो गया और नीचे वाला महाप्राण हो गया, क्योंकि शुरुआत हमको अल्प से ही करनी होती है। सबसे पहले छोटा ही आएगा, फिर उसके बाद बड़ा आता है। सबसे पहले छोटा काम भी करते हैं, उसके बाद ही बड़ा काम होता है, पहले बड़ा काम हो जाता है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं, क्योंकि एक फिगर बन जाएगा दिमाग में और आपको अच्छी तरह से याद बना रहेगा। उसके बाद आता है, आपसे पूछा जाता है कि सघोष और अघोष। सघोष जब हम बोलते हैं तो उसमें घोष में होता है ध्वनि, आवाज़ कितनी तेज निकलती है। उसके हिसाब से हमसे पूछा जाता है कौन सा शब्द सघोष है, कौन सा अघोष है। तो क्या होता है, शुरुआत में तो घोष निकलता नहीं, मतलब आ माने नहीं, घोष में घोष अर्थात घोष नहीं निकलेगा। तो शुरुआत में तो घोष नहीं निकलेगा, आवाज ना निकले तो उसमें घोष नहीं होता। तो ये शुरू वाले दो होते हैं, इसमें कैसे होते हैं, आ माने नहीं घोष, इनमें घोष नहीं निकलता, इनमें घोष नहीं निकलता। तो जितने भी ये शब्द है यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये वाले, ये स्पर्श व्यंजन में ये, इसमें तो घोष नहीं निकलता, बाद बाकी में सब होते हैं। तो इसमें सात घोष निकलता है, तो सामान सात होता है और घोष में घोष, या घोष व्यंजन भी कह सकते हैं या सघोष भी कह सकते हैं, घोष भी कह सकते हैं या सघोष कह सकते हैं, घोष या सघोष कहते हैं। ठीक है, तो ये वाले हो गए सघोष, ये हो गए अघोष। सबसे पहले अघोष, मतलब इसमें घोष नहीं निकलता है, घोष तेज ध्वनि नहीं निकलती है। अब बात आती है नीचे की, नीचे की बात आए तो ये क्या होता है, इसमें घोष निकलता है, इसमें तेज ध्वनि निकलती है। तो ये वाला जो इतना एरिया है और इसमें ये हा की होती है दोहराएं, क्योंकि इसमें जो हा में सघोष अघोष में देखा जाए तो हा ऊपर मिल जाता है, या ला के बाद हा आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं सघोष, ये क्या होते हैं, ये सघोष होते हैं। और जबकि ये सा सा सा, ये सा 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 जल्दी में बोलते हैं, तो अर्थात ये कैसे होते हैं, अघोष होते हैं। सा सा कैसे होते हैं, अघोष होते हैं, तीनों सा अघोष होते हैं। जबकि या ला और वा के साथ में हा मिल जाता है तो ये कैसा हो जाता है, ये सघोष हो जाते हैं। बाकी सा सा कैसे होते हैं, अघोष होते हैं। तो ये आपने इनको सघोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण, इसके साथ वर्णमाला कितने वर्ड होते हैं ये आपने देखा। और अगर आपको और भी जैसे इनका उच्चारण स्थान की बात की जाए तो ये भी देखना है, तो एक वीडियो में इसके ऊपर ही बना दूंगा। और एक छोटा सा वीडियो होगा, क्योंकि स्वरों का बताना है कि स्वर कहाँ से बोले जाते हैं, कौन सा लुंठित वर्ड होता है ना, कौन सा पार्श्विक होता है, कौन वर्तस होता है, ये क्वेश्चन बनते हैं, है ना, समृत होता है, विव्रत होता है। अगर आपको भी चाहिए समझना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और कोशिश करूंगा मैं अगला वीडियो इसे बनाने की। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।